लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। ईसा से 700 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नाम था तक्षशिला। इस विश्वविद्यालय में 64 विषयों में करीब पढ़ाई होती थी और 10,500 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। इन विषयों में एक आयुर्वेद भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसके एक स्टूडेंट थे चरक, बाद में जिनको आचार्य चरक बोला गया। और इन्होंने आधुनिक आयुर्वेद में हम इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है इनको। आप आज सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये चरक और इनकी बात क्यों करने लगा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है सारे जहाँ से अच्छा, आप जानते हैं हमारे जो मेहमान हैं वो आचार्य चरक की फैमिली से आते हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। आचार्य चरक, अगर ऐसे कह लें कि आचार्य चरक इनकी फैमिली के सबसे बुजुर्ग लोग हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमारे साथ हैं आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के में सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर CR यादव, छाजूराम यादव। ये NIA में क्रिया शरीर डिपार्टमेंट जो है उसके हेड हैं और देश भर में इनका आयुर्वेद के क्षेत्र में नाम है। सर, सारी जहाँ से अच्छा हमारा कार्यक्रम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आने के लिए। मैंने एक बार कहा और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। माधव जी, ये आपके दर्शकों के साथ ये रूबरू होने का मौका देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये इसीलिए सर हमें लगा कि आयुर्वेद को लेकर के बात होनी चाहिए, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं मेडिकल, खासकर पोस्ट कोविड के बाद जो हम लोग जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं उसमें आयुर्वेद का रोल क्या हो सकता है, अगर यहीं से शुरुआत करें अपनी बातचीत की। आपने सवाल बहुत मौजू किया है और मोटे तौर पे देखें कि कोविड ने एक जैसे रियलाइजेशन पूरे ग्लोबल लेवल पे करवाया कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, सारी सुविधाएं भी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, और उसके बाद भी आपने देखा कि कोविड ने किस तरीके से ध्वस्त कर दिया सब चीज़ों को। और सभी लोग, केवल मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, पर विश्व भर में आप देखो कि किस तरीके की स्थिति हुई। तो वहाँ पर जाकर के लोगों को लगा कि क्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से बचा जा सकता है क्या? और वहाँ सवाल का जो उत्तर मिला उनको वो ये मिला कि ये पूरी तरीके से तो संभव नहीं है। हाँ, उनका जैसे योगदान जो कहे ना वो होता है, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास संसाधन भी होने चाहिए, लेकिन फिर अच्छी बात ये निकल के आई कि अगर हमारा शरीर इसको अगर हम मजबूत कर लें, क्योंकि देखो कुछ बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनको तो आप हटा ही नहीं सकते। ये पहले भी थे, अभी भी हैं, लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में है, तो उनको आप हटा नहीं सकते। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? आप अपने शरीर को है ना उतना मजबूत कर लें कि इनका असर आपके ऊपर कम होना शुरू हो जाए। और इसका जो सबसे अच्छा और सबसे सुलभ जो उत्तर था ना, वो आयुर्वेद के पास था। इसलिए पोस्ट कोविड के बाद आयुर्वेद के प्रति लोगों की जो जागरूकता है और जो जिज्ञासा है वो काफ़ी बड़ी है। आप अपना थोड़ा कोई निजी एक्सपीरियंस बता सकते हैं इस बारे में? जैसे NIA में आप हैं, जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं इसको, और हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है वहाँ पर्सनली कि बहुत अच्छे, काफ़ी भीड़ हो रही है खासकर। तो कोई ऐसा एग्जांपल कि पोस्ट कोविड और प्री कोविड में कंपैरिजन, तुलना करते हुए? इसमें हम दो तरीके के उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण मैं दूसरे का देने के बजाय व्यक्तिगत उदाहरण ही दूंगा, क्योंकि उस समय चिकित्सक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बाहर निकलूं, अस्पताल जाऊं और लोगों को जितनी तरीके से मैं सेवा कर सकता हूं वो करूं। और उसी कड़ी में या उसी काम में मुझे भी कोविड हो गया, मैं कोविड पॉजिटिव आ गया। ओके। अब मेरे पास भी दो तरीके से मेरे पास थे। सरकार की पॉलिसी के तहत मैं घर बैठ करके भी आराम से रेस्ट कर सकता था, सब चीज़ें कर सकता था। वहाँ पे जितना मेरा चिकित्सकीय अनुभव है और जो मैं देख रहा था बाहर चारों तरफ का जो सिनेरियो था, उसको मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं चलूँगा इस मेरे ट्रीटमेंट में भी, तो शायद मुझे सफलता अच्छी मिलेगी और उसके जो होते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस, वो कम होंगे। और मैंने माधव जी पूरी तरीके से आयुर्वेदिक उपचार लिया इतने सारा कोविड के अंदर, और जहाँ पे लोग नेगेटिव होने में लगभग 25 दिन लग रहे थे, 1 महीना लग रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे 11वें दिन
मैं कोविड नेगेटिव हो गया था, जिसके अंदर सारे सिम्टम्स थे कि टेस्ट का लॉस था, जैसे आपका जो होता है ना से इसका गंध का जो है ना स्मेल, इसका लॉस था, इस तरीके से फीवर था। लेकिन 11वें दिन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स उसने मुझे एक जैसे ऐसा नहीं कि मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन उसने मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस खुद को भी दिया। और उसके बाद जो कोविड पॉजिटिव मरीज जितने सारे लोगों ने मुझे टेलीफोनिकली भी चाहे कंसल्टेशन लिया या हमारे अस्पताल में आकर के भी जब हम स्क्रीनिंग करते थे और लगता था कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है, उन्होंने भी लिया, तो वहाँ पे उसकी सफलता की दर बहुत अच्छी थी। एक चीज और जो मैं छूटी कि सभी चिकित्सा की जो पैथियाँ सब ने बड़ा अच्छा काम किया अपने अपने जो क्षेत्र में अपने संसाधनों से। लेकिन आयुर्वेद की खूबसूरती मैं उसमें आपको बताना चाह रहा था कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे वो आयुर्वेद के अंदर बहुत कम थे या नहीं थे। तो ये मैं इसके अंदर इसका जो है ना एक अपर हैंड उस चीज के अंदर मैं देखता हूँ जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के। जैसे स्मेल वाला हो गया या स्किन डिजीज, नहीं, उसमें जो ये था कि जैसे मान लीजिए आपके लंग्स को जो नुकसान हो, लंग्स के नुकसान को, तो वहाँ पे जो और पैथियाँ थी वहाँ रिकवरी के जितने एविडेंस पे मैं बोल रहा हूँ ये सारी सारी बातें कि जो पेशेंट क्योंकि पोस्ट कोविड हमारे पास भी आते थे जिन्होंने ट्रीटमेंट दूसरी पैथी से करवाया था, तो वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम्स जैसे जो चाहे कार्डिक प्रॉब्लम है, चाहे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या जनरल वीकनेस है, वो उनको ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और फिर जब वो हमारे पास आए और जब हमने उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया पोस्ट कोविड में भी, तो उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी थी और उनके अंदर दोबारा उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया। ये हमने जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आचार्य चरक से शुरुआत की, ये सब बातें हम थोड़ा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास जानना चाह रहा हूँ आयुर्वेद का भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि और दुनिया में भी, कि आचार्य चरक से पहले क्या है आयुर्वेद का और आचार्य चरक के बाद क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, और आज की जो आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है उसमें किस तरह का कंटेंट है, किस तरह का सिलेबस है, क्या वो पुराना ही चला आ रहा है या कुछ नया इनोवेशन क्या है उसमें? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बिना इतिहास के हम है ना आप किसी भी दृष्टिकोण को समझ नहीं बिल्कुल सकते। किसी भी दृष्टिकोण को समग्र रूप में अगर हमें समझना है ना तो हमें इतिहास की जरूरत। तो कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं इतिहास में क्या जाना, नहीं, बहुत नहीं, इतिहास बहुत जरूरी है। और आपने ये जो सवाल किया ये तो और भी जरूरी हो जाता है जब हम चिकित्सा की और शरीर से संबंधित किसी पैथी की बात कर रहे हैं। चरक से पहले आयुर्वेद का उद्भव हो चुका था और उद्धरण यहाँ के मिलते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उससे पहले उन्होंने आयुर्वेद की रचना कर दी थी। वेदों में हाँ, बाद में आया कि 1,00,000 श्लोक की एक संहिता ब्रह्मा जी ने रचना की थी जो सृष्टि के पहले उन्होंने की थी। उसके बाद एक सीक्वेंस है जिस आचार्य चरक की आप बात कर रहे हैं ना वहीं तक मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है लेकिन अगर हम उसको बहुत संक्षिप्त में बात करें तो फिर वो इतिहास के अंदर उस तरीके से चला जाएगा। इतिहास इतना ही इंटरेस्टिंग है कि आप घुसते जाते। तो उसके बाद फिर वो अश्विनी कुमार को किया और अश्विनी कुमार से दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार से होते हुए इंद्र तक आया और वहाँ पे 2 संप्रदाय बने, एक अत्रि और एक धन्वंतरी। तो अत्रि संप्रदाय में जो अत्रेय जी थे उनके शिष्य थे आचार्य चरक। ओके। और जो धन्वंतरी संप्रदाय है वहां पे थे सुश्रुत, तो सर्जरी और सर्जरी और फिजिशियन। तो जो चरक वाली जो परंपरा है आचार्य चरक की, जो अत्रेय वाली परंपरा है वो परंपरा है मेडिसिन की, जो जनरल मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, जिसको चिकित्सा। और जो सुश्रुत वाली है धन्वंतरी जी वाली वो शल्य की सर्जरी की जो परंपरा है। तो इस तरीके से ये आगे आकर के और फिर इन्होंने संहिताएं रची जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के नाम से जानी जाती हैं। वो संहिताएं फिर जाकर के हमारी मुख्य जो चिकित्सा पद्धति है उसका बेस, उसका पठन और पाठन दोनों का बेस वो संहिता आज भी वो संहिताएं चल रही हैं करिकुलम में। जो आपने कहा एक सवाल और था इसके अंदर शायद आपका है ना रिलेवेंट कि हाँ आप वो ही पढ़ रहे हैं या आपने कुछ, क्योंकि ये इस तरह के सवाल आमतौर पर हम लोग जनरल जो लोग हैं ना पब्लिक में इस तरह के आते हैं कि आयुर्वेद तो हजारों साल पुरानी चीजों पर टिका हुआ है, कुछ नया इनोवेशन नहीं है, इसीलिए मैंने वो पूछा। हाँ नहीं बिल्कुल आपका सवाल है और मैं बताऊं बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है। जब आयुर्वेद को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है कि इसको युगानुरूप संदर्भ में पढ़ाया जाए। युगानुरूप संदर्भ का क्या मतलब है? जिस एरा में आप हो उस एरा के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना, और वैसा हो रहा है
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग अभी किया जा रहा है, रिसर्च के अंदर बहुत इनोवेशन इस पे भी आऊँगा। बहुत सारी हैं, वो चीज़ें आगे हम करेंगे। लेकिन जो एरा बदला उसके हिसाब से उसके पठन पाठन की प्रक्रिया आपने वेदों की बात की ना, तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ रहा था इसमें, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि ऋग्वेद में करीब 67 पौधे, मेडिसिनल पौधे हैं और 1028 श्लोक हैं जो आयुर्वेद को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से अथर्ववेद में भी 293 और यजुर्वेद में 81 औषधीय रूप से जो उपयोगी प्लांट्स हैं उनका जिक्र है। तो वेदों में एक तरह से मैं भी मेडिकल के साथ साथ इन्वायरमेंटल इस तरह के इश्यूज में काफ़ी काम करता हूँ जर्नलिज्म में। तो हमारा जो पुराना ज्ञान है और इन्वायरमेंट बहुत इंटरकनेक्टेड है। आयुर्वेद में भी कुछ कुछ मुझे ऐसा ही दिखता है कि हम लोग चूर्ण जो होते हैं इलाज में, या तरह तरह की जो आजकल तो खैर कैप्सूल और ये सब आने लग गया, बट पहले जो था वो मल्लम पट्टी या इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इन्वायरमेंट से कैसे रिलेट और ज़्यादा रिलेशन किस तरह से है इसका आयुर्वेद का? आपने वेदों की बात करी, और वेदों को अगर हम देखें ना तो संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान की जितनी विधाएं हैं, मैं आप केवल चिकित्सा की बात मत करिए, जितनी सारी भी विधाएं हैं उन सब का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो वेद है। आपने कहा कि वहाँ पे 67 का लिखा, जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसके अंदर आप देखेंगे फिर 81 जा करके हुई, फिर 289, ऐसा मतलब ये नंबर वहाँ पे। ये किसके बारे में बात की आपने? चिकित्सा के लिए बात करें। बाकी सभी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेद मैंने आपको कहा। दूसरा आप देखेंगे ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद माना जाता है, अश्विनी कुमारों की प्रशंसा में 400 ऋचाएं हैं, लगभग 400 ऋचाएं हैं। अच्छा। तो आप सोच सकते हो कि चिकित्सा को और चिकित्सा रूपी जो पद्धतियां हैं या जो जिसको कहना है चिकित्सा रूपी जो कला है, उसको वेदों के अंदर भी कितना सम्मान दिया गया है। और ये निकलते निकलते अथर्ववेद जो है उसको तो चिकित्सा का उपवेद कहा जाता है। यानी कि आयुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से अथर्ववेद से ही आगे बाहर निकल करके बाहर आया है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मतलब हमारा बेसिक मकसद यही होता है कि जो हम ये जो बातचीत कर रहे हैं जनरल पब्लिक को अवेयर करें और उनको थोड़ा सा पता चले इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे, शायद इस बारे में थोड़ी बात हो भी चुकी है कि आज की पढ़ाई में आपके यहाँ, आप NIA यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं। थोड़ा सा NIA के बारे में बताइए कि वहाँ किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के हैं, क्या सिर्फ इंडिया के अलावा इंडिया के ही स्टूडेंट्स आयुर्वेद में इंटरेस्ट ले रहे हैं या बाहर के भी बच्चे हैं? ये भी बड़ा, और मैं कई बार कहता भी हूँ, मेरा जब कभी मुझे मौका मिलता है या कोई प्लेटफॉर्म मुझे होता है तो मैं बताता हूँ कि और ख़ासकर मैं आज अगर आपके मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम की थीम में है, मेरे पिताजी जो रहे उन सारा हमारी थीम। हाँ, उनकी एक बात मुझे बहुत बार याद आती है, और उनका एक चीज़ पे बड़ा फोकस था कि आप डॉक्टर कितने अच्छे बनते हो, नहीं बनते हो, ये चलो एक अच्छी बात है और अच्छा बनना भी चाहिए, लेकिन आप अच्छे इंसान जरूर बनना। और आप माधव जी बहुत सरप्राइज होंगे, आयुर्वेद अच्छे चिकित्सक होने के साथ साथ अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा की बात नहीं करता, सद्व्रत की बात करता है। और सद्व्रत क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे जनरल नहीं है, सेल्फ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपका फेमिलियर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, थोड़ा सा और बताएं। जैसे आप व्यक्ति परक अगर देखें तो वहां पे लिखा है कि सत्यम वादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, यानी कि आपके एथिक्स, पर्सनल एथिक्स क्या होंगे। और आप सोचोगे किसी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी अन्य पैथी में जो भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनके अंदर नहीं लिखा कि रोगी को पुत्र की तरह, पुत्रवत समाचरित, कि पेशेंट को आप पुत्र की तरह अगर उसकी चिकित्सा का भाव रखेंगे तो फिर आप उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा कर पाएंगे। इतना जो एथिकल व्यू है ये आयुर्वेद के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। NIA की जहाँ तक बात है, NIA के ऊपर आते हैं। NIA ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व भर में आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 के अंदर 1976 में ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बना था और 2020 के अंदर इसको मानद विश्वविद्यालय
के रूप में पूरे देश को समर्पित किया था। इसके अंदर आप देखोगे तो क्यों ये मैंने कहा कि सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ पे 14 जो रेगुलर सब्जेक्ट सब जगह चलते हैं, यानी कि 14 स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे क्या क्या सब्जेक्ट? जैसे आपके है पीडियाट्रिक है, गायनिकोलॉजिस्ट है, मेडिसिन है, सर्जरी है, IENT है ना, मेटेरिया मेडिका है जिसको द्रव्य गुण विज्ञान बोलते हैं, है ना, फार्मेकोलॉजिकल है जिसको हम रसशास्त्र करके ऐसे बोलते हैं। ऐसे योगा और हाइजीन है, टॉक्सिकोलॉजी है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसे इतनी सारी। हाँ, ऐसे करके पंचकर्मा, ऐसे 14 जो रूटीन स्पेशलाइजेशन है वो तो हैं। हमारे यहाँ पे 6 MSc के कोर्सेज भी चलते हैं, और MSc के कोर्सेज फ्री फॉर ऑल है, मतलब ओपन फॉर ऑल, सॉरी नॉट फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल है। यानी कि अन्य विधाओं के भी जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि चाहे होम्योपैथी हैं, चाहे एलोपैथिक हैं, चाहे डेंटल से हैं, वो सब लोग, यूनानी से हैं, वो सब लोग जा करके उनके अंदर एडमिशन लेकर के उनको सीख सकते हैं। जहाँ तक बात है रिप्रेजेंटेशन की, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि लगभग 21 या 22 देशों के 170-75 के लगभग स्कॉलर अभी आयुर्वेद की शिक्षा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से ले रहे हैं, अलग से जयपुर से UG के अंदर अलग ले रहे हैं, PG के पोस्ट ग्रेजुएशन के, और इवन PhD के अंदर भी और ये उस तरीके के। मतलब कहाँ से हैं? यूरोप से हैं, अमेरिका? हाँ, यूरोप से अफ्रीकन हैं, कंट्रीज से, कहाँ से? सभी से, सारे ऑलमोस्ट जितने सारे भी हैं, जिसे का ना महाद्वीप हैं जिनको अपन बोले, तो ऑलमोस्ट सबसे, US से हैं, जर्मनी से हैं, रसिया से हैं, ईरान से। आपको बड़ा सरप्राइज होगा, अफगानिस्तान से बच्चे हमारे पास हैं जहाँ पे, और गर्ल्स हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो कि फीमेल एजुकेशन की क्या स्थिति है, लेकिन वहाँ की बच्ची यहाँ पे आयुर्वेद को सीख रही है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश। क्या आप इनके रेगुलर टच में भी रहते हैं? जो पास आउट हो जाते हैं वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लास्ट ईयर श्रीलंका में जाने का मौका मिला था, वहाँ पे मेरा एक लेक्चर था। आप वहाँ देखोगे ना तो आयुर्वेद उनका इंटीग्रल पार्ट है। पता है, वहाँ सरकारी तौर पे मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग दी जाती है आयुर्वेद वैकेंसीज। और उन्होंने जो इंडिजिनस जो है ना एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में आयुर्वेद की विधिवत शिक्षा जो हमारे राष्ट्र इसमें भारत में चलती है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर वो आयुर्वेद का एजुकेशन UG का शुरू कर चुके हैं। और मुझे कई और भी जगह मुझे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। फिलीपींस में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ हम एक चेयर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। थाईलैंड के अंदर हमारा एक MOU हुआ है, मलेशिया के अंदर हमारी चेयर है, और स्विट्जरलैंड के अंदर भी विधिवत रूप से। और 2 साल पहले UAE यानी कि जो दुबई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात है, उसके अंदर भी आयुर्वेद को, तो ऐसे बहुत सारी कंट्री डिफरेंट लेवल पे MOU कर रहे हैं। और एक उसका भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे उसका कोऑर्डिनेटर बना रखा है। एक होता है कि फॉरेन नेशनल्स के लिए बिगनर्स कोर्सेज हम रन करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा टाइप। हाँ, डिप्लोमा टाइप, वो हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, ऐसा करके। वो ITEC एक प्रोग्राम स्कीम है MEA की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय जो है, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर। इतने सारे रिक्वेस्ट हैं कि आप सोच सकते हो कि पूरे ग्लोब के अंदर किस तरीके से आयुर्वेद को लेकर के एक्सेप्टेंस है, और उसको सीखने के प्रति उनका जो डेडिकेशन और उनकी जो मतलब इच्छा जो है। सब फिर मेरा एक, मुझे मतलब थोड़ा दुख भी है इस बात को कहने में कि हमारी डेडिकेटेड आयुष यूनिवर्सिटी नवंबर 2014 में बनी है। इतने 1000 साल की हमारी एक परंपरा है, एक ज्ञान है। आप कह रहे हैं कि विदेशों में इतना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी आयुर्वेद के लिए, जिसको आयुष यूनिवर्सिटी कहा गया, वो 2014 में जाके बनी। आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूँ, और मैं तो आयुर्वेद का स्कॉलर हूँ। हाँ। तो उस कष्ट को आप मेरे अंदर कितना होगा, क्या था, मतलब क्यों इतना लेट हो पाए, क्या हुआ, मतलब थोड़ा इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल विल नहीं। हाँ, जो पहले की तरीके से अगर हम सोचें, आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो आयुर्वेद है ये अपने उत्कर्ष पे कब था? हाँ, क्या ये आज कोविड के बाद उत्कर्ष पे है, या कोई ऐसा फेज था जिसमें उत्कर्ष पे था? ये सवाल आ सकता है। हाँ, बिल्कुल है। आप
बहुत सरप्राइज होंगे कि वैदिक काल और जो संहिता काल है वो इसका उत्कर्ष था, और उसका रीजन है। ये टाइम पीरियड कौन सा है? हाँ, ये टाइम पीरियड वो है जो वेदों वाला वैदिक काल है, है। और संहिता यानी कि जो 6th सेंचुरी है, 6th सेंचुरी है, उससे पहले का काल है। Okay. सारा का सारा उससे पहले का काल है। वो आयुर्वेद का उत्कर्ष था। और पता है उसका कारण क्या है? आज दुनिया में मेडिकल जो एजुकेशन है वो इतनी एडवांस हो गई है कि मतलब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा बड़ा एडवांसमेंट हो सकता, लेकिन अभी भी हेड ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। उस समय ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट किया। या सुश्रुत और हाँ, जो नहीं, अश्विनी कुमारों का, जो अथर्वण ऋषि है, एक मधु विद्या, स्किल होती एक ये बड़ा एग्जांपल गणेश जी वाला बहुत हाँ, एग्जांपल दिया जाता है। ये सारे ये क्या साइंटिफिक, अब अभी के जो लोग कहते हैं कि क्या साइंटिफिक हो नहीं सकता ऐसा? आपको बताऊं मैं? चलो आपने गणेश जी का बड़ा अच्छा, मतलब इंसान के शरीर पे, धड़ पे जान हाथी का सिर लगा वही दिया कह रहा जाए, हूँ। अभी हमें क्या पॉसिबल है? बिल्कुल हमें बहुत आगे जाना। आप देखिए ना, हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या कर रहे हैं कि जो सुअर है उसका हार्ट को देख रहे हैं, उसके लीवर को देख रहे हैं, अन्य जो एनिमल्स हैं उनके हार्ट को देख रहे हैं, उनके लीवर को देख रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, वहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुंची है। और उन्होंने, पता है मैं जिसकी बात कर रहा था, गणेश जी की आपने बात की कि उनको हाथी का सिर, क्योंकि ये बहुत एग्जांपल आता है। नहीं मैं वो तो कोटेड है, जो अथर्वण ऋषि थे दधीची, उनके सर के ऊपर उन्होंने घोड़े का सर लगाया, क्योंकि मधु विद्या प्राप्त करने के लिए वो करना जरूरी था। और जब उनको मधु विद्या प्राप्त हुई, वापस उन्होंने वही हेड ट्रांसप्लांट कर दिया। वहां तक जाने में और उतना सोचने में, आप सोच रहे हो उस लेवल पे अभी हमें कितने वर्ष लगेंगे, कितनी सदियां लग सकती। तो उत्कर्ष काल वो था। बीच में जो गिरावट कैसे? हाँ, बीच में जो आया कि बाद में भी मैं जो 6ठी सेंचुरी है उससे जो 15वीं सेंचुरी है तब तक भी बहुत हुई। जो और संहिता हुई ना, जैसे माधव निदान हुई, सारंगधर संहिता हुई, ये ऋषि हुए और उन्होंने अलग अलग डोमेन में काम किया। अलग अलग डोमेन में कैसे? जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के कारणों को स्पेसिफाई करना, तो उसमें माधव निदान में कारण भी लिखा और किस तरीके से वो बीमारी हो रही है, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग उल्लेख में। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि औपनिवेशिक काल शुरू हुआ। और आप देखेंगे तो खासकर जो मुगल का यहाँ पे आक्रमणकर्ता के रूप में आए, उन्होंने इस विधा को बहुत नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो ब्रिटिश रहे उन्होंने भी इस विधा को, और जो ब्रिटिश थे उस ऐसे उदाहरण मिलते कि उनके समय पे ही दूसरी विधाएं, मुगलों के समय पे जैसे यूनानी और ऐसी विधाएं, और उनके समय पे आज तात्कालिक एलोपैथी को, इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं। वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत नुकसान हुआ। और उसके कारण क्या हुए मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद और जो अन्य पैथियों में आप मुख्य विभेद करेंगे ना, तो आपको अप्रोच में अंतर मिलेगा। अप्रोच में अंतर कैसे होता है, थोड़ा बताइए। एक अप्रोच होती है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक अप्रोच, आप मेरे पास आए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैंने क्या कहा, सर दर्द की गोली दे दी आपको। उसी के साथ आपने कहा कि कभी कभी मेरे पेट में भी दर्द हो जाता है, तो मैंने एक गोली पेट दर्द की भी दिखती। फिर आपने कहा कि मुझे चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने एक गोली और ऐड कर दी। ये अप्रोच क्या होती है? सिम्टोमेटिक अप्रोच, यानी कि आप सिम्टम मुझे बताते गए और उन सिम्टम की जो दो दवाइयाँ हैं वो मैंने बनाना शुरू किया। आयुर्वेद थोड़ा सा अलग काम करता है, और वो अलग काम क्या है कि ये सिम्टम की जगह सिस्टेमिक अप्रोच रखता है। आयुर्वेद ये मानता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई खराबी है, क्योंकि आपको कल सर दर्द नहीं था। सिस्टम वात पित्त कब से जुड़ता है? वो मैं अभी उसके ऊपर था कि आपको कल तो सर दर्द नहीं था, आज सर दर्द हुआ है, शरीर आपका वही है। तो ऐसे तो हुआ नहीं कि बाहर से कोई सर दर्द आ गया आपको, यानी कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। तो आयुर्वेद उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, और जब हम सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं तब आप देखोगे कि आपको समय लगता है किसी चीज के। इसीलिए आयुर्वेद का इसीलिए बहुत लंबा, बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत समय सालों तक चलता है। हाँ, और समय लेता है, धीमे काम करता है। धीमे काम करने का भी मैं आपको बता दूं, वो भी एक मिथ है। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, यानी कि आयुर्वेद की जो ड्रग्स है, वो रूल ऑफ डाइजेशन को फॉलो करती है। रूल ऑफ डाइजेशन क्या है? हमारे शरीर को अगर आप समझो ना, तो भगवान ने इतने चेक पॉइंट्स दिए हैं,
और हर जगह फिल्टर लगाए हुए हैं, जैसे चलनी होती है ना अपनी, बारीक चलनी, मोटी चलनी, पतली इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हाँ हाँ, तो शरीर को चलनी से। हाँ ऐसे फिल्टर उन्होंने बड़े लगाए हुए हैं। हाँ। कोई चीज जब हम खाते हैं तो उन चेक पॉइंट्स पे वो चेक होती है, और अगर उनके पैरामीटर्स पे वो खरी नहीं है तो उसको बाहर कर देते हैं। जितने सारे भी हमारे एक्सक्रीशन के मीडिया हैं उनके द्वारा, स्टूल है, यूरिन है, स्वेट है, इतने सारी चीज उनके द्वारा। केमिकली सिंथेसाइज जो ड्रग होती है वो रूल ऑफ डाइजेशन को बाईपास करती है। तो कई बार क्या कहते हैं कि एक गोली लो सर दर्द की, ये कोई तुरंत आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने रूल ऑफ डाइजेशन को बाईपास किया है। और कि आयुर्वेद की अगर आप दवा लोगे तो हो सकता है आपको 2 घंटे 3 घंटे परेशान होना पड़े, लगेगा वो समय, लेकिन वो वहां तक उतनी ही मात्रा में जाएगी जितनी मात्रा में उसको जरूरत है, और उसी फॉर्म में जाएगी जितनी वो शरीर के लिए हेल्पफुल है। इसलिए साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए नहीं होते। लोग कहते हैं आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद की अप्रोच में की वजह से साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ये इसके आयुर्वेद की बहुत आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। यही पूछने वाला था कि जो बेसिक सारी पैथी जो है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। कोई और इसमें बेसिक अंतर जैसे होता है? बेसिक अंतर को मैं करूँ वो एक बहुत बड़ी उसका एक अलग लेक्चर हो जाएगा। एक बहुत आमतौर पर जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं आजकल बहुत आते हैं आयुर्वेद की और इनके, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एलोपैथी है वो एक तरह से सर्जरी है, तुरंत ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद जो है एकदम स्लो प्रोसेस वाला है, और होम्योपैथी तो मीठी गोलियां लेते जाइए इधर से मजाक में चलता है वो। तो सही बात। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में मैं आपको बताऊं एक बड़ा थोड़ा एक दूसरे तरीके से मैं समझने की कोशिश, आप मतलब अपना है ना, दर्शकों को भी आपके समझ में आए। अभी एक बड़ा ट्रेंड में है, एक 4P मॉडल है मेडिकल हेल्थ के अंदर, बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये वर्ड 4P। क्या है तो हमारे अब ये जो 4P है ये क्या है? पहला है प्रिडिक्टिव, दूसरा है प्रिवेंटिव, तीसरा है पार्टिसिपेटरी, और चौथा है पर्सनलाइज्ड। 4 चीजें हैं कि क्योंकि सब लोगों को देखो, जो आपने पोस्ट कोविड जहां से आपने शुरू किया था ना, उसी चीज को देखें तो लोगों को समझ में आ गया कि भला तो नहीं हो रहा, हम एक बीमारी ठीक कराने जा रहे हैं, दूसरी बीमारी लेके आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें, मतलब अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि वो भोजन से ज्यादा दवा खा रहे हैं, हाँ है ना, कि दवा ज्यादा खा रहे हैं या भोजन ज्यादा खा रहे हैं। तो ये उनको लगा कि ये तो सही अप्रोच नहीं है, तो इस पे चिंता हो रही है। WHO भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और आयुर्वेद का वहाँ पे इम्पैक्ट को आपको मैं बताऊँ बीच में ही, उस चीज़ पे तो हम चलेंगे 4P पे। तो जो रीजनल सेंटर है इंडिया को मिला है, साउथ एशिया का रीजनल से, इसमें चाइना भी हमारा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था। आप सोच रहे हो आयुर्वेद की ये शक्ति थी, चाइनीज मेडिसिन का भी काफ़ी उन्होंने अपना बढ़ा रखा है, लेकिन आयुर्वेद की कोविड के बाद ये पावर थी। और डेफिनेटली हमारी पॉलिटिकल विल का बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान है। जामनगर गुजरात के अंदर WHO का रीजनल सेंटर ओपन हुआ है, तो वहाँ भी बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो रही है आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद का के लिए ही मेनली, इसी वजह से वो हमारा रीजनल सेंटर खुला है। अब जो मैं आ रहा था 4P के, अब इसमें होता है कि लोग या जो मेडिकल हेल्थ है, और चाहे गवर्नमेंट जितनी सारी हैं, इवन WHO भी, वो ये चाहता है कि क्यों ना हमें पता चल जाए कि क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आने वाले हैं। और आप देखोगे अभी बहुत सारी कैंपेन भी इस तरीके से हो रहे हैं। हाँ। कि किस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव, कि हमें पहले पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस होगी। वो जब हमें पता चल जाएगा तो हम प्रिवेंटिव, जो सेकंड P है, उसको हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रेडिक्शन हो गया तो हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो आपका कहलाता है पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी एक ज़माना था, है ना, जब डॉक्टर के पास आप जाते थे, और इवन आपने ये भी पूछ लिया ना कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, तो उनका बड़ा असर है कि नहीं आप कुछ भी खाइए चाहिए। और अगर आपने दोबारा पूछ लिया तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसे कुछ उदाहरण रहे होंगे कि मेरे को छोड़ के सब खा ले, हाँ, है ना, ऐसा कुछ। लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं थी। और मैंने कहा ना, आयुर्वेद के अंदर वो था पुत्रवत समाचरित। उन्होंने कहा कि आपको उसको भी पार्टिसिपेट कराना है कि आप क्या करने जा रहे हैं उसके साथ, उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, उसकी बीमारी का या उसको जो हेल्थ प्रॉब्लम है
उसका क्या स्टेटस है, किस कारणों से हुई है, आपका जो ट्रीटमेंट है उसका क्या अप्रोच है। बहुत जरूरी होता है। हाँ, इससे उन्होंने ये कहा था कि एक जो है ना कॉन्फिडेंस का एक जो ब्रिज है और एक जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है, वो बिल्टअप होता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। और उसके बाद है कि ये करने के बाद आपको पर्सनलाइज्ड, ये पर्सनलाइज्ड क्या है, मान लीजिए मैं आपके ABC 3 लोग हैं, तीनों लोगों को एक बीमारी है, तीनों को फीवर है, ऐसा करके मान लेते हैं। तीन लोग आए, तीनों के पास फीवर है, मैंने सारे एथिक्स फॉलो कर लिए और मैंने उनके साथ कॉन्फिडेंस भी या मेरा ट्रस्ट भी वो बिल्टअप कर लिया। क्या सबकी दवा समान हो सकती है? नहीं शायद, क्योंकि बॉडी नेचर अलग है। कुछ जो पैथियाँ हैं वो क्या कहते हैं कि यस आप थोड़ा बहुत अंतर डाल सकते हो, तो उनके वजन के हिसाब से कि आपकी डोज है ना, ड्रग तो एक ही रहेगी, आप डोज में वेरी कर सकते से आपका क्या मतलब? मैं- डायरेक्ट नाम देते नहीं, मैं बहुत ऐसा थोड़ा सा, मैं देखो मैं सभी का सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन दर्शक सब जानते हैं कि जो बॉडी वेट पे बात करते हैं कि अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको इतने मिलीग्राम, और आप अगर 40 किलो के तो आपको इतने मिलीग्राम। आयुर्वेद कहता नहीं, हर आदमी का प्रकृति अलग अलग है। जिस वात पित्त कफ की आप बात कर रहे थे, और ये प्रकृति का निर्धारण होता है गर्भ के समय, जब शुक्र और शोणित का यानी कि जो स्पर्म और ओवम मिलते हैं उस समय उसका निर्धारण होता है। उसके अदर फैक्टर्स भी हैं, वो एक बड़ा लेक्चर वाली बात हो जाती है। उनके हिसाब से अगर आपकी वातिक प्रकृति है तो हो सकता है आपको ये साल्ट दिया ही ना जाए, सेम बुखार के लिए रीजन सेम है, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका साल्ट अलग हो। आयुर्वेद में वो प्रकृति डिटेक्ट करने की क्या तरीका? मैं उसी पे आ रहा था। अब ये आता है कि अगर आपने प्रकृति का निर्धारण करना नहीं सीखा तो आप प्रिडिक्टिव भी हो गए, प्रिवेंटिव भी हो गए, पार्टिसिपेटरी भी हो गए, लेकिन आप पर्सनलाइज नहीं हो पाएंगे। और जब आप पर्सनलाइज नहीं हो पाएंगे तो इस तरीके के ब्लंडर होंगे कि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी गिफ्ट में जाएगी, और ना आप उसको संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना आयुर्वेद के अंदर ही है। सम दोषो समागनि से सम धातु मलक्रिय, ऐसा करके कि पूरी उसमें क्या किया है उन्होंने, प्रसन्न आत्म इंद्रिय, केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करता आयुर्वेद, अंदर भी प्रसन्न होना। मेंटल हेल्थ की, कि आपकी मानसिक स्थिति भी, जिसमें आप सेंस ऑफ हैप्पीनेस आप फील करें ना, उसकी बात करता है। उसको अचीव आप कब कर पाएंगे, जब आप पर्सनलाइज्ड हो पाएंगे। ये जो प्रकृति का निर्धारण है, ये प्रकृति का निर्धारण के आजकल तो एप्लीकेशन बेस्ड भी टूल्स हैं, और नहीं तो फिजिशियन के पास एक सेट ऑफ क्वेश्चनियर है। उस क्वेश्चंस के हिसाब से, उस क्वेश्चनियर में क्या है, आपकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आपकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म किस तरीके की, आपकी थ्रस्ट कैसी है, आपकी हंगर कैसी है, आपके बोवल ब्लेडर किस तरीके के हैं, आपकी स्लीप कैसी है, स्पिरिचुअलिटी उसका पार्ट है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल है या नहीं है, नास्तिक आस्तिक वगैरह है। उसके साथ ही आप देखेंगे तो उसके अंदर आपका सोशल बिहेवियर कैसा है और आपका इंटेलेक्ट कैसा है, ये सारे एस्पेक्ट उसके अंदर कवर होते हैं, और उसके हिसाब से आपकी प्रकृति का निर्धारण होता है। और जब आप प्रकृति का निर्धारण कर पाते हैं तब उसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को, तो ये WHO को भी पता लगा, और जो ग्लोबल लेवल पे है जो हेल्थ फर्टर्निटी है उसको भी पता लगा कि 4P मॉडल जिसको उन्होंने टारगेट रखा है उसको बिना आयुर्वेद के तो नहीं अचीव कर सकते। इसलिए आयुर्वेद को लेकर के इस तरीके की जिज्ञासा है। काफ़ी रिसर्च और इस तरीके हो रहा है। तो ऐसा पिछले कुछ सालों में अगर आप कोई एग्जांपल के साथ बता पाएँ कि क्या ऐसा नया इनोवेशन हुआ है आयुर्वेद में कि इस फला बीमारी का हमने ये नए इनोवेशन के साथ डॉक किया है या इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया? ये भी एक बहुत, और इसके ऊपर इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत मेरा आरोप लगता है कोई नए इनोवेशंस नहीं है, वही चूरन चटनी पे चल रहा है। मैं आ रहा था इस बात पे, आप सही जगह आ गए ना। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भी छपे। आपके सवाल को मैं इसलिए सही मानता हूँ कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है जितनी सारी, चाहे हमें हेल्थ आर्टिकल भी पढ़े, कुछ भ्रामक प्रचार हुआ आयुर्वेद को लेकर। और इसकी वजह क्या मानते हैं उस जवाब से पहले? देखिए, जो मैं मतलब पहले तो मुझे नहीं था, लेकिन अब जब मेरी सोच बढ़ी और मेरा इंटरेक्शन भी कई जगहों प्लेटफॉर्म पे हुआ, तो इस बात से कहीं पे कोई दो राय नहीं कि कोई नेक्सस है। फार्मा इंडस्ट्री के अपना वजूद है, इन ये पैथीज के अंदर भी अपने क्लेसेज हैं,
कि कहीं पे भी जैसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और खासकर कोविड के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो आयुर्वेद को लेके जो अदर पैथीज हैं उनके अंदर एक हलचल है, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जिसको बोले ना, कि कहीं ये वापस आ गया जो ये मैं कर हमारी दुकान पर, हाँ, जो 15वीं शताब्दी से जो पहले का था और जो वैदिक काल का था, अगर ये वापस आ गया पलट के, तो इसका बहुत बड़ा हमारे ऊपर मतलब जो जो लोग सोच रहे हैं उनके ऊपर बहुत। तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक मानवीय स्वभाव होता है, आप इसको जानते हो कि मैं माधव जी के लिए या माधव जी मेरे लिए कभी गलत तब बोलेंगे जब या तो मैं माधव जी से बहुत आगे निकल जाऊं तो मेरी निंदा कर सकते हैं, या फिर माधव जी मेरे जैसे बनना चाहते हैं या मैं माधव जी जैसा बनना चाहता था और मैं बन नहीं पाया। हाँ। ये एप्लीकेबल होता है सब जगह पे। अगर उनको पता है कि इस पैथी के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये पैथी एथिक्स को फॉलो करती है, इस पैथी के अंदर रूल ऑफ डाइजेशन और पर्सनलाइज्ड जो अप्रोच है वो इस पैथी के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा समय तक तो इसको दूर नहीं रख पाएंगे, लेकिन जितना कुछ रख सकें उतना। तो उसमें 3-4 तरीके की चीज़ें आ रही हैं। एक बड़ा मिथ है भस्म को लेकर के, हाँ। कि ये जो मेटल है, भस्म नहीं बोलते हैं वो लोग, वो बोलते हैं ये जो मेटल है, ये मेटल तो किडनी को डैमेज करती है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रूवन फैक्ट है कि मेटल्स किडनी को डैमेज करते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ के अंदर, लेकिन हम मेटल यूज ही नहीं करते। हम पता है आपको भस्म यूज करते हैं। उसकी भस्म क्या होती है, उसका जैसे जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल जहाँ के बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता वो। और ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा दर्शकों के लिए भी, आसान भाषा। हाँ, डाइजेशन को अगर हम एक लाइन में जस्ट वो करें ना, तो पता है डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट वन में चेंज करने का। कि आपने कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में खाया और वो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड बन गया, ग्लूकोज से नीचे टूटता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हम मेटल के साथ करते हैं उस भस्म को। और उसके बाद 24 क्राइटेरिया है असेसमेंट के, जिनमें एक क्राइटेरिया जो दर्शकों को समझ में आएगा कि उसको पानी के ऊपर छोड़ा जाता है, जैसे ये पानी का गिलास है ना, इसके ऊपर छोड़ा जाता है और वो इसके ऊपर तैरने लगे, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी कम हो जाती है। और जिस किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम हो जाती है वो पानी में जम नहीं सकती। बिल्कुल। जब वो पानी में जमेगी नहीं, यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं होगी, तो वो किडनी को नुकसान कैसे करेगी। तो पहला झूठ तो ये है कि इस तरीके। दूसरा झूठ क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था, आयुर्वेद धीमा काम करता है, ये है ना। चलिए इसके बाद आगे लेते हैं जो मिसकंसेप्शन जी, आयुर्वेद को। हाँ, आयुर्वेद धीमा काम करता है, आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती हैं, आयुर्वेद के अंदर रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है। हाँ, परहेज जिनको बोलते हैं कि परहेज बहुत ज़्यादा हैं, और आयुर्वेद महंगा बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये 4-5 चीज़ें अभी और ये चारों मेरे लिखे हुए क्वेश्चंस में हम तो इन चीज़ों को फेस करते हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। एक चीज़ आप देखें, एक होता है कार्य कारण सिद्धांत। अच्छा। और कार्य कारण सिद्धांत क्या बोलता है माधव जी, कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज हम यहाँ बैठे हैं ना, किसी वजह से बैठे हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे। यानी कि कोई भी चीज होती है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो वो सवाल रूपी कारण का मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो कार्य हो रहा है, जवाब रूपी कार्य हो रहा है आपके सवाल रूपी कारण से। अभी मैं पानी उठा करके पीऊंगा, जब मुझे प्यास की ऐसे अनुभूति हो, कारण प्यास, तो वो कारण प्यास। तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, ये जो आप बीमार हुए और भी भाषा में करें, तो उसका कोई कारण नहीं रहा होगा, वो भी होगा, कारण होगा। और वो कारण क्या है, कारण मैं भी उसी वहीं पे रह रहा हूँ, आप भी वहीं रह रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। हम एक ही देश में, एक ही मोहल्ले में, इवन एक ही घर में भी रह रहे हैं, कई बार ऐसा, तब भी अलग अलग, कई बार ऐसा नहीं, एक आदमी बीमार पड़ा, दूसरा नहीं पड़ा। तो क्या कारण है, यानी कि आपका शरीर मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी जिसको कहें बॉडी स्ट्रेंथ बोले, वो आपकी मजबूत है। और वो किससे मजबूत होती है, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से। अगर मैंने मेरे खान पान को बदल दिया, मेरे रहन सहन को बदल दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का नुकसान कर रहा हूँ। और उसी की परिणति होती है हमारी। चाहे कई बार कहते हैं ना कि ये तो कोविड तो वायरस है, इसमें व्यक्ति क्या करेगा। नहीं, एक चीज कोविड के एग्जाम्पल से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ।
इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, 4 लोगों को कोविड हुआ, हम्म। एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा आईसीयू में, एक व्यक्ति हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में है, एक व्यक्ति ने ओपीडी कंसल्टेशन लिया, एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया ही नहीं, डॉक्टर से मिला ही नहीं। और ये ऐसा नहीं कि किसी ने अपने मन से कर लिया, ये सब जरूरतों के हिसाब से हुआ, क्योंकि उसको लगा ही नहीं कि मैं इतना बीमार हूं तो मुझे जाना चाहिए। तो ये जो डिग्री ऑफ सीवियरिटी है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है? इससे फिर से आपके रहन सहन और खान पान के ऊपर बिल्कुल, कि आपकी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि उसके अटैक को झेल नहीं पाई, आप आईसीयू में चले गए और सम टाइम वो दे आर नो मोर। ये कोविड मेरी फैमिली में हुआ था, है ना, ऐसा ऐसा हम लोग कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया, सिम्टम्स आए थे, 2-3 दिन नॉर्मल दवाई लेके हम लोग ठीक हो गए। इवन बच्चा भी। और आपने ये भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के ताले लग गए थे कि अंदर जगह नहीं है, बिल्कुल, है ना। और आप ही का परिवार में आप खुद कह रहे हो, मैंने अभी मेरा एग्जांपल दिया था कि मैं उस तरीके से ठीक हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारा खान पान और रहन सहन है। तो फिर हम उसको कैसे हटा सकते हैं? तो ये मिथ वहीं पे गलत हो जाता है कि आपको डेफिनेटली आपको अपने खान पान में सुधार करना चाहिए, बीमारी के हिसाब से भी, और चिकित्सक की जो सलाह मिलती है, पहला। दूसरा, वो मैंने बताया था आपको कि ये बड़ा धीमे काम करता है, तो वो इसलिए करता है कि ये रूल ऑफ डाइजेशन, जैसे मान लीजिए आपको कहो ना कि मुझे वेट पुट ऑन करना है, कोई ऐसे बोले मुझे वेट पुट ऑन करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 2-4-5 किलो आपको एक साथ अनाज खिला दो और आपका वेट 5 किलो बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपकी इनटेक कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, जो आप खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा, तो धीरे धीरे वेट पुट ऑन होगा। तो इस तरीके से। तीसरा क्या है कि इसके अंदर मतलब कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा को मैं भी वजह, हाँ मैं मानता हूँ कॉस्ट ज़्यादा है, पर उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि ये एक जैसे होता है ना कि इंक्लूसिव अप्रोच पे काम करता है। अब इंक्लूसिव अप्रोच क्या है? क्लोरोक्विन देते हैं मलेरिया के अंदर, ठीक है। क्लोरोक्विन सिनकोना से, उसकी बार्क से मिलता है। क्लोरोक्विन केमिकली सिंथेसाइज्ड लैब में भी होने लग गया। कोई पैथी के अंदर क्लोरोक्विन लैब में जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है, क्योंकि उन्होंने केमिकल फार्मूला देख लिया क्लोरोक्विन का और लैब में बनाना शुरू कर दिया। आयुर्वेद के अंदर क्या है? सिनकोना की बार्क दे रहे हैं, उसके अंदर केवल क्लोरोक्विन नहीं है, उसके अंदर अदर एल्केलॉइड्स में है। और वो एल्केलॉइड्स क्या काम करते हैं? वो क्लोरोक्विन के इफेक्ट्स को बैलेंस भी करता है। ओके। तो आपकी यानी कि मान लीजिए आपको 500 mg क्लोरोक्विन चाहिए मलेरिया के बुखार के अंदर, तो वहाँ पे 500 mg काम चल जाएगा, क्योंकि केमिकली सिंथेसाइज्ड है, ड्रग अप्रूवल है और उसकी मात्रा डिसाइडेड है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको 3 ग्राम 4 ग्राम छाल खानी पड़े, जो चूर्ण होता है छाल का, वो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। जो 3 से 4 ग्राम 500 मिलीग्राम कंसंट्रेशन के लिए जो आप 3, 4, 5, 6 ग्राम खा रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। ये जो कुछ मिथ है उनकी इस तरीके से रीजन। क्या इसकी एक भी वजह ये भी है कह सकते कि मेडिसिनल प्लांट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो रही है धीरे धीरे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या डिफॉरेस्टेशन या कुछ और वजहों की वजह से, ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। देखिए, पॉपुलेशन भी एक बड़ा चैलेंज रहा है, और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ है उससे सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है ना, तो प्रकृति को पहुंचा है। और आयुर्वेद तो पूरा डिपेंडेंट ही प्रकृति के द्वारा प्रकृति की रक्षा करता है। कौन सी प्रकृति? जो शरीर वाली, हाँ, जिसको मैंने कहा था कि आपको अपनी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, उसकी रक्षा करता है बाहर की प्रकृति से। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उससे डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है, मैं आपको बताऊं कि चरक संहिता में अगर आप देखें ना, तो वहाँ पे उन्होंने 50 ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिए हैं, जिनको महाकषाय करके बोला है। अच्छा। और महाकषाय उन्होंने इसलिए बोला है कि एक ग्रुप के अंदर 10 ड्रग्स हैं जो एक सिस्टम पे काम 500। हाँ, तो 500 ड्रग्स हो गई। उन ड्रग्स को अभी अगर देखें ना, तो नहीं करते, लगभग 100 और मोर देन 100 ड्रग्स अभी अवेलेबल नहीं है। चैलेंज। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ड्रग्स
की अपनी इम्पोर्टेंस है, और उनमें कुछ तो ऐसी हैं जिनको हम जीवनी बोलते हैं, जो आपकी वाइटलिटी, जो बॉडी की जो वाइटलिटी है उसको बढ़ाती है। तो आप सोचिए, जो आपकी शरीर की जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाली दवाइयाँ अगर प्रकृति के नुकसान की वजह से हमारे से जा रही हैं या नहीं है, तो हम किस तरीके से, एक उदाहरण मिलता है बड़ा है ना, आपको लगेगा, च्यवनप्राश का नाम सुना है आपने? हाँ, च्यवनप्राश, हमारे यहाँ जी बनाते थे गाँव में सर्दियों में। और ये जो च्यवनप्राश है ना, हाँ, इसकी बड़ी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे पूरा तो नहीं जाएंगे, बताएं। लेकिन एक ऋषि थे च्यवन, ओके। उनकी एज ज़्यादा हो गई, यानी कि बूढ़े हो गए, और कोई ऐसी परिस्थितियां थी कि उनको मतलब यंग होना था, और ये जब च्यवनप्राश उन्होंने खाया तो वापस से वो तारुण्य को प्राप्त हो गए, यानी कि यंग हो गए, यौवन पे आ गए। यौवन पे आ गए। हाँ। तो इस च्यवनप्राश के अंदर आप देखोगे ना, तो 46 अलग है, और फिर उसके अंदर कुछ भावना, यानी कि प्रेसिपिटेशंस जो है ना, उनको फोर्टिफाइड करते हैं, ऐसे तो 56 के लगभग अराउंड ड्रग्स होती हैं। उन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी आजकल बहुत बड़ा संकट है। तो जो च्यवनप्राश मान लो मैं अगर बनाऊं मेरे साधारण लोगों के लिए भी या बीमार के लिए भी, तो उसकी क्या पोटेंसी उतनी रह पाएगी, या मुझे उतनी पोटेंसी लानी है तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स बहुत कम होती जा रही है, तो उसकी कॉस्ट है ना वो अपने आप बढ़ती जाएगी। इस चैलेंज को आप कैसे डील कर रहे हैं? इस चैलेंज को हम भी जैसे डील कर रहे हैं, चैलेंजिंग और फेज में ही मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम होने के नाते हम लोगों ने भी अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, और साथ में गवर्नमेंट की भी कुछ इंसेंटिव वाली स्कीम्स हैं, जिसमें वो फार्मर्स को एनकरेज कर रही हैं मेडिसिन प्लांट की वो खेती करें, उसके अंदर सब्सिडी भी दी जा रही है, और उनको उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर उनको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स भी सरकार की, तो कुछ इसका फायदा हो तो उसका फायदा हुआ है, नहीं हुआ है। आप देखोगे कि जो जिसको हम बंजर जमीन बोलते थे एक जमाने में, बंजर कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता ये ना औषधि भूतम जगतम, इस जगत के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर कुछ भी पैदा हुआ है ना, तो किसी वजह से है, वो औषधि है, बिल्कुल, हमें उसका नहीं पता। ऐसे ही जमीन बंजर नहीं, तो उस क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पे उस चीज़ की खेती करके, और सरकार की तरफ से उसमें बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए। तो ये आपका जवाब है, ऐसे सरकार है जो बंजर जमीन कह के जो अलॉट कर देते हैं, उनके लिए शायद ये जवाब हो सकता है। सरकारों के ऊपर देखो, अभी ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि उनका अपने चैलेंजेज होंगे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक जरूर कहना है कि हमें ये जरूर सोचना है कि हम किस कॉस्ट के ऊपर विकास कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी कॉस्ट उस विकास को विनाश में बदल दे। सरकारों को इतना जरूर सोचना चाहिए। मैं सरकार की पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी वो सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए, और बैलेंस, चेक एंड बैलेंसेस सरकार के द्वारा होने चाहिए। मैं सर थोड़ा सा और वापस मार्केट और उसकी तरफ लौट रहा हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ रहा था ना कि कुछ सालों में आजकल वो पोस्ट कोविड के बाद हम देखा कि आयुर्वेद का मार्केट काफ़ी बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ कि 2024 में करीब 876 बिलियन रुपए का ये मार्केट था, और 2033 तक प्रेडिक्शन है कि 3600 बिलियन का हो जाएगा। तो एक तरफ हम ये चैलेंज है कि हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स और ये सब चीज़ों की कमी होती जा रही है, मार्केट लगातार बढ़ रहा है, तो क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, या क्यों बढ़ने की वजह क्या है, इस ग्रोथ का हमारे ऊपर क्या असर होगा, ये थोड़ा सा बताइए। मेरा जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इससे भी बड़ा इसमें भाव देखता हूँ। हमारे जैसे देश की अगर हम बात करें, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको कभी आप स्टडी करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उनका मैक्सिमम जो है ना बजट का जो खर्चा है, वो किसके ऊपर जा रहा है, हेल्थ के ऊपर जा रहा है। और बड़े बड़े अस्पताल आपको स्वस्थ नहीं रख सकते। आयुर्वेद को मैं देख रहा हूँ, इस मार्केट पे भी आएंगे, आयुर्वेद को मैं देख रहा हूँ, अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो पता है हम देश की बहुत बड़े सेंस में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम हेल्थ कॉस्ट को
और हेल्थ बजट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो पैसा फिर किसी और चीज़ों में, अच्छे और भी बड़ी चीज़ों के अंदर हमारा काम में आ सकता है। ये जो मार्केट की आपने बात की, ये बढ़ा इसलिए है कि डिमांड बढ़ी है, और डिमांड बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद 2 तरीके के अप्रोच की बात करता है, वो भी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो एक प्रिवेंटिव क्या कहता है, और सबसे बड़ा अगर आयुर्वेद को जो मैंने पढ़ा समझा है, आप भी अगर देखेंगे ना, तो आयुर्वेद का अगर मैं कहूँ 70% जो लिटरेचर है वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, वो बीमार पड़ेगा। उसके अंदर केवल ऐसा नहीं कि आपको रहन सहन है, सीजन के अनुसार क्या खाना है, हाँ रीजन के कुछ, जैसे च्यवनप्राश सर्दियों में आपको खाना है, ये ड्रग के रूप में भी काम कर रहा है और डाइट के रूप में भी काम करता है। तो ऐसे डाइट को लेकर के उन्होंने एक रसायन करके एक कॉन्सेप्ट आता है, और रसायन क्या है कि जो आपकी बॉडी को प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स है ना, यानी कि समय से पहले, जैसे पहले नहीं कहते कि समय से पहले बूढ़ा हो रहा है कोई आदमी, किसी के बाल पकना, रिंकल्स आ जाना, है ना, और शरीर भी थका हुआ सा लगना, इस तरीके से, तो सिम्टम्स ऑफ एजिंग बोलते हैं। उसको रोकने के लिए, यानी कि आपकी मान लीजिए जैसे WBC, वो RBC है, RBC की लाइफ 120 दिन है, 120 दिन बाद दूसरी RBC आ जाएगी, ये RBC चली जाएगी। प्रॉब्लम कब होती है, जब RBC 100 दिन में मरना शुरू कर दे, दूसरी तो 120 दिन में आएगी, तो आप बीमार पड़ जाओगे। ये जो रसायन है ना, जिनको हम रसायन बोलते हैं, जो अश्वगंधा है, गुड़चू के रूप में है, इसमें भी आप देखोगे ना, ये इनकी डिमांड ज्यादा है। इस आपने अभी ग्रोस टोटल बताया, इसमें भी कौन सी ड्रग ज्यादा जा रही है, वो रसायन औषधि है, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि मुझे बीमार होना ही नहीं है, तो जो रसायन रूपी औषधि हैं उसको मुझे यूज में। इसका एक चैलेंज ये भी है, और एक मैं तो इसको समस्या के रूप में देख रहा हूँ कि आयुर्वेद के नाम पे बहुत नई मतलब बहुत चालू शब्द में अगर भाषा में बोलूँ तो दुकानें आ गई कि कुछ भी दे रहे हैं लोग। और एक तो इसमें मेरे 2 सवाल हैं कि क्या कुछ भी आयुर्वेद के नाम पे बेचने से उसके साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, और दूसरा ये कुछ भी बेच देने वाले लोग, मतलब इससे आयुर्वेद को कैसे नुकसान है और इनका क्या फ़ायदा हो रहा है उसमें, इन टर्म्स ऑफ, मतलब फाइनेंशियली तो हो ही रहा है, लेकिन इसका ओवरऑल आयुर्वेद के उस पर क्या असर हो रहा है? आप बड़ा कि ये अखबारों में हमने पढ़ा है, नकली दवाएं, आयुर्वेद की नकली दवाएं पकड़ी गई, बनने लगी हैं। बात आयुर्वेद की नहीं है और अखबार की भी नहीं है। आपने ये बहुत जो है ना नब्ज पे हाथ रखा है, बहुत गहरी नब्ज पे हाथ रखा है, और उससे साइंस भी बदनाम होती है। इसमें जो सबसे बड़ा मैं कारण देखता हूँ वो रेगुलेटरी बॉडीज का, मैं मॉनिटरिंग का, हमारी पॉलिसी के लैप्सेज हैं, और कहीं पे कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो भी भारी पड़ते हैं सिस्टम के ऊपर। आप देखेंगे, और ख़ासकर मैं राजस्थान की अगर बात करूं, तो मैं जब रोगियों से मेरे मुलाकात होती है, रोगी आते हैं अस्पताल के अंदर, तो मैं अगर डेटा को अगर देखूं ना, तो आपको लगभग 50% मरीज आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं नॉन क्वालिफाइड पर्सन से। झोला छाप जिनको हम वैसे कहते हैं, झोला छाप या कुछ और भी काम कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि टीचर है, वो चूरन बांट रहे हैं। हाँ, अब आप बताइए कि जिसने इस साइंस को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, और इवन जिसने बीमारियों को भी नहीं पढ़ा होगा शायद, वहाँ से ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पे हमारी रेगुलेटरी बॉडीज को, और उस पर काम भी होगा, ऐसा नहीं, अभी सरकारों ने काफ़ी नकेल कस भी रही है। सबसे बड़ा चैलेंज है जो नकली दवाइयों का, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है। सर, नकली दवाइयों के बारे में हम लोग बात करें। हाँ, तो जो मैं कह रहा था ना, एक तो चैलेंज था कि नॉन क्वालिफाइड लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खैर उसमें सरकारों को देखना है, और ऐसे स्टेप्स हैं। जो मेन कंसर्न है वो नकली दवा को लेकर के, और नकली दवा को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा सही दवा भी आपके शरीर में जहर का काम करती है। बिल्कुल, यानी कि जो अमृत हो सकती है, खाना भी हाँ, मैं उस पर आऊँगा अभी थोड़ी देर में। और खाने को तो आयुर्वेद के अंदर महाभेषज
यानी कि सबसे बड़ी दवा अगर कोई है दुनिया में तो भोजन है, लेकिन उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए, उसके अपने एथिक्स है। मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ। अभी नकली दवा का ऊपर हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर मैंने अभी जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे 2 कप है यहाँ पे रखे हुए, बिल्कुल आइडेंटिकल है दिखने के अंदर, लेकिन इसके अंदर इनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। अब ये पता किसको कैसे चले, तो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं आयुर्वेद के अंदर, उसके देखने को लेकर के लिखा है। जैसे युग्म पत्रक लिखा है कि 2 पत्ते ऐसे निकले हुए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको इस तरीके, सप्तपर्ण है जिसके 7 पत्ते निकले हुए होंगे, त्रिधारा है जिसमें 3 लाइनें होंगी, ऐसा करके। लेकिन आजकल आप उसको बना सकते हो, किसी भी चीज को त्रिधारा कर सकते हो। उसके अलग जो टेस्टिंग के जो रूल्स हैं, उसके लिए हमने एक रिपोजिटरी संस्थान में है, और ऐसी रिपोजिटरी अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आने वाली भी हैं और सरकार की तरफ से भी है। और समय समय पे ऐसे कैंप्स भी जो कराते हैं, जो आरोग्य मेला या जो आयुष एक्सपो, उनके अंदर इस तरीके की एक्टिविटी रख रहे हैं, और हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि ये भी अश्वगंधा वो ही अश्वगंधा है। अश्वगंधा की भी ग्राम्य और वन्य 2 प्रजातियां होती है, ये नहीं पता पब्लिक नहीं। अगर आपने वन्य प्रजाति को आपने यूज किया तो हो सकता है आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो इसके लिए, तो इसके अंदर भी आपको अभी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 6 फार्मेसियां हैं, और उनके अंदर उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाई है, जो समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर्स भी उन्होंने नियुक्त किए हैं, जो समय समय पे काम कर रहे हैं। ये डेडिकेटली आयुर्वेद को लेके ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं केवल आयुर्वेद को लेके बात कर रहा हूँ। और अब लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इस सेटअप को बहुत बड़ा करने की जरूरत, क्योंकि जितना ज्यादा मशरूमिंग हुई है आफ्टर कोविड, कि हर कोई आयुर्वेद का एक्सपर्ट हो गया है, हर कोई आयुर्वेद की दवा लेके घूम रहा है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद को लेकर कि ये पत्ता लगा लीजिए, ये स्किन का रोग खत्म हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इस तरह की वीडियोस बहुत आ रहे हैं। और लोग, मैं मतलब अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी माँ कहती रहती है, देख ये खाओ, ये पत्ता है, ये तुम्हारे घर के बगल में लगा हुआ है, इसका ये करके खा लो तो ठीक हो जाएगा, वीडियो दिखाते हैं। तो जो अवेयरनेस का जो एक कमी है वो है। दूसरा, इसमें सब अवेयरनेस की तो खैर बात हो गई, लेकिन एक ये था कि अभी आपने जो बात बोली ना कि ये पत्ता है, ऐसा है, ऐसा है, तो एक जो इंडिजिनस नॉलेज थी लोगों की भी, डॉक्टर्स तो मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो अब आने लगे, पहले वैद्य वाला सिस्टम था, वो एक अलग क्वालिफिकेशन थी। तो लोगों की जो इंडिजिनस नॉलेज थी नेचर को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, वैसी अब नहीं है। या हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं हम नहीं पहचान पाते, जबकि उनकी उतनी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो क्या उनको अपने हिसाब से यूज़ कर लेना ठीक है, या डॉक्टर्स के पास किस तरह से अप्रोच करें उसको, वो थोड़ा सा बताइए। ये मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में जा सकता है आपके अभी तक से जो सवाल हुए। मैं और सवालों को कम नहीं कहा कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की अपनी यूटिलिटी, बहुत अच्छी यूटिलिटी है कि आप एक ही समय के अंदर और कुछ बहुत कम समय के अंदर आपकी रीच बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम सोशल मीडिया के साथ, मैं मेडिकल प्रोफेशन का स्कॉलर होने के नाते देखता हूँ, वहाँ पे जैसे कहे ना कि ऑडिट नहीं, फैक्ट चेकिंग नहीं। हाँ, फैक्ट चेकिंग नहीं है। तो मेरी तो यही राय है कि बहुत वाइजली और बहुत क्रिटिकली कोई इन्फॉर्मेशन है उसको जाइए, और बेस्ट एडवाइस है कि उसको क्रॉस चेक करिए किसी भी स्पेशलिस्ट से, जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है। आपने जो बात की कि ये जो लिखा रहता है कि भाई पत्ते को यूज कर लें, उसको 2-3 चीज़ें हैं। ये जो अभी सीजन चल रहा है ना बरसात का, इसमें आप देखोगे भूमि आंवला करके एक पौधा होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है ऐसा, और उसके पत्तियों का जो ओरिएंटेशन है और नीचे फल लगते हैं, नीचे की पत्ती के नीचे वो बिल्कुल आंवले जैसे लगते हैं, इसलिए तो वो आंवला है। लेकिन वो बहुत छोटा होता है, इतना सा होता है, इसलिए भूमि की जमीन से लगा हुआ रहता है, इसलिए उसको भूमि आंवला बोलते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है वो। अच्छा, अब ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या बताता, सोशल मीडिया बताता, सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन इसको यूज कैसे करना, कितना, कैसे और कब, ये डॉक्टर बताएंगे। ये कौन बताएगा? डॉक्टर भी तब जब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को जानेगा। भोजन को बात कर रहे थे ना, मैंने कहा भी था कि भोजन के बारे में बात करेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके दर्शकों के लिए भी बात है। भोजन क्या खाएं
कब खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। अगर आपने ये 4 रूल फॉलो नहीं किए तो आप चाहे हाईली न्यूट्रिशियस फूड ले लीजिए, वो आपके शरीर के अंदर फाइड बेनिफिट के स्थान पे हार्मफुल आपका उसका इम्पैक्ट। आप हमारे दर्शकों को बताई दीजिए कि कैसे खाना है, कब खाना है। क्या खाएं, सबसे पहला डिसाइड करना है क्या खाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है, मैंने जो अपन ने पहले बात की ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति। हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल प्रकृति होती है, यानी कि जैसे अभी की बात करें, इस सीजन की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल ग्रेन्स अवेलेबल है। और लास्ट ईयर को तो मिलेट्स ऑफ द ईयर ये भी घोषित किया गया था, 23 को 24 को है, तो ऐसे किया था उन्होंने। लेकिन मिलेट्स एक नहीं होता, ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, कोदो होता है ना, मक्का होता है। कौन सा मिलेट्स किसको खाना है ये डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर। दूसरा, सीजन के ऊपर, किस सीजन में क्या खाना है। इस सीजन के अंदर जैसे मान लीजिए अगर ये सीजन आपका अभी कौन सा मैंगो, अभी आम गया ना, अभी निकल गया आप, लेकिन आम ऐसा नहीं मिलता नहीं। लेकिन अब अगर इस सीजन में आप आम खाते हैं तो आप पैसे से भी आपका नुकसान होता है और आपका हेल्थ का भी नुकसान होता है। तो प्रकृति के अनुसार भोजन का निर्धारण करके हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है। दूसरा होता है कब खाना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे, मान लीजिए फिर मैं एग्जांपल करता हूँ, मुझे आम खाना है, लेकिन मुझे कब खाना है आम, कब खाना है। अभी पता है एक ज़माना था जब आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे, तो उनको उस समय एक स्लोगन देना पड़ा था कि हम 1 दिन का व्रत या उपवास रखें। क्यों? हम ग्रेन्स जो अन्न है ना, उनके ऊपर उतने आत्मनिर्भर नहीं थे कि हम अपनी पब्लिक को कर सके, और हमारा बहुत पैसा लगता था। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारी खान पान से संबंधित हैं। हो रही हैं, बिल्कुल। तो मुझे कब खाना है ये डिसाइड होता है, उसके सिम्टम्स हैं, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथोचित। बॉडी के अंदर आपके कुछ सिम्टम्स आएंगे, जब वो सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आ गई तभी आपको भोजन करना है। एक उदाहरण दूसरा है, ये नहीं समझे कोई भी, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता, कॉमन मैन है। तो एक बड़ा अच्छा साधारण सा जो सभी लोगों के लिए यूजफुल होता है, याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। मतलब क्या, याम मतलब 3 आवर्स, ओके, 3 घंटे के अंदर फुल मील दोबारा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने एक बार फुल मील कर लिया तो आपको 3 घंटे के अंदर नहीं खाना है। याम युग्मम न लंघयेत, यानी कि 6 घंटे के बाद आपको कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। कब? जब आप फंक्शनल है। इसमें आप सो रहे हैं उस समय का नहीं है, लेकिन आप फंक्शनली एक्टिव हैं तो आपको 6 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। ये कैसे? इससे क्या हुआ कि मुझे कब खाना है। हो क्या रहा है अभी कि अभी खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, या फिर आज नहीं खाया तो कल भी नहीं खा रहा। जिसको वेट रिड्यूस के लिए आज की जनरेशन को है ना क्या क्या नहीं करती है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना खाएं। मुझे आम पसंद है, ये कितना खाया है ना, और आम का सीजन भी है, मेरी कमजोरी है ना। आम का सीजन है, आम पसंद है और आम सामने भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सारे आम खा जाऊं। सही बात है। उसका रूल है, तो उसका जैसे है ना रूल ऑफ स्टमक कैपेसिटी करके दिया है कि आपको आपकी भूख का 2/3 खाना है। पूरा, यानी कि अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आपको 2/3 रोटी का हिस्सा, 1/3 रोटी का हिस्सा छोड़, ठूसना नहीं है। हाँ, ठूसना नहीं है। कई बार आपने देखा ना फंक्शन वगैरह होते हैं, हाँ। सब कुछ खा लिया और जिसको मैं कहूँ ना ठूस भी लिया उसने। उसके बाद मैंने आके कहा माधव जी उधर देखा रसमलाई बहुत अच्छी थी, और माधव जी 1 मिनट लेना लगाए रसमलाई भी खा जाते। ये नहीं करना, आपको उस रूल को फॉलो करना है। उस रूल को फॉलो करेंगे ना तो कितना खाना है ना ये आप उसके अंदर डिसाइड कर पाते हैं। उसके बाद आता है डाइटरी एथिक्स, कैसे खाना है। देख रहे हो आप, आपका हाथ से ऐसे है ना, ये कभी नाक को टच हो रहा है, कभी यहाँ टच हो रहा है, और आप कंटिन्यूस कोई स्क्रीन वॉच कर रहे हैं, या आप कंटिन्यूस कोई दूसरी स्क्रीन पे कुछ देखो, कंसंट्रेशन कहीं और, कंसंट्रेशन है ही नहीं। आप पहले का कॉन्सेप्ट देखिए, पवित्र होकर के रसोई में जाया जाता था, स्नान वगैरह करके। इवन रसोई को भी पवित्र करने का विचार, बिल्कुल डेली बेसिस पे, और कहीं क्लीनिंग हो चाहे, मैं तो जो पर्सन रसोई में काम कर रहा है उसको और रसोई की क्लीनिंग होती थी।
अभी किस तरीके के हालात हैं आप खुद समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिज है ना, मुझे हो सकता है कई सारे इसके अंदर जो जिनका ये प्रोफेशन है या जिनका ये बिजनेस है उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये जो फ्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। रेडी टू ईट का जो कॉन्सेप्ट आया है ये बहुत पैकेज फूड, ये बहुत बीमार कर रहा है। आप उसमें लिखा है उष्णम असनियात स्निग्धम असनियात न अति द्रुतम, बहुत जल्दी नहीं खाना। कई बार क्या कर रहे हैं हम, उठे ही 8 बजे मुझे माधव जी के प्रोग्राम में आना है, खा के तो मैंने जो है ना दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। न अति विलंबितम, मेरे पसंद की वेब सीरीज चल रही है या मेरे पसंद का प्रोग्राम आ रहा है, मुझे पता ही नहीं खाना रखा हुआ है, मैंने एक अभी लिया फिर मैं उसमें खोया हूँ, फिर कोई दूसरा बताता भाई खाना खाना है। ये 12 तरीके के एथिक्स हैं खाना खाने का। हाँ, खाने को सेंस करना, खाने को फील करना, भोजन को प्रणाम करके खाने का था। हाँ। आप क्यों, उससे जुड़ाव करना है। जब तक आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा वो आपके शरीर में कैसे लगेगा। इसीलिए कहते हैं जैसा खाओगे अंदर जैसा वैसा होएगा मन, वो फिर आपके जो एक्टिविटी के अंदर या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो भोजन का कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ ये जो समझ है ये केवल और केवल आयुर्वेद के अंदर। और ये आयुर्वेद का अपना एक जो मेडिकल एस्पेक्ट तो था वो है ही, लेकिन एक जो इसकी परंपरा चलती थी लोगों में, ओरल मान लीजिए या हमारे बुजुर्गों से चलता आता था। जैसे हमारे तरफ एक कहावत जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई और पापा ने शायद अपने पिताजी से सीखी होगी, मेरे दादा से सीखी, कि कौन से महीने में क्या नहीं खाना है, इसका एक वो पूरा देसी भाषा में ब्रज भाषा में बोलते हैं। सावन खीर भादो दही कुवार कर कार्तिक मई, बिल्कुल आगिन जीरो फूस धना माँ मिश्री फागुन चना, चैत तेल बैसाख गुड़, बैसाख के बाद आएगा आपका जेठ, चैते चना बैसाखे बेल बेल, जेठे सैन आषाढ़े खेल, आषाढ़े खेल, है ना। तो इस तरह हुए। सावन हर्रे भादो तित, ये थोड़ा सा एरिया के हिसाब से चेंज हो रहा है। ना 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 ना, अच्छा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आ रहा है आपका, इतना इंटरेस्ट है, मजा आ गया ये इस चीज पे आप आ गए। आप ठीक कर दें, मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत। 2-3 चीजें थी। मैं आयुर्वेद को इसलिए बहुत अच्छा मानता हूँ, पता है ये कम संसाधनों की बात करता है और बड़े संसाधनों की बात करता है। आयुर्वेद कहता है व्यक्ति को अपने हिसाब से खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है व्यक्ति को ऋतु के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए, खान पान और रहन सहन करना चाहिए। फिर आयुर्वेद ने कहा कि ये तो दिक्कत हो जाएगी, लोगों को नहीं पता, ऋतु चेंज हो जाएंगे। हाँ, नहीं ऋतु चेंज हो जाएगी, पता नहीं इतने संसाधन कोई जुटा पाए नहीं जुटा पाए, है ना। हमारे तो इतना डाइवर्सिफाइड है इकोनॉमिकली भी और सोशल। जो आपने शुरू में युग वाली बात कही, तो उन्होंने कहा कि यार और कुछ भी नहीं ना, तो एक ऋतु में एक चीज डिसाइड कर लो कि चना अगर मैं खाऊंगा ना चैत्र में, बेल का सेवन मैं बैसाख में करूंगा। अभी भी बेल का जूस मिलता है मार्केट में, 12 महीने मिल रहा है, वो केवल और केवल बैसाख में फायदेमंद है। उसका उल्टा भी एक श्लोक जिसके अंदर आषाढ़ के अंदर बेल खाते, ये वही मैंने बोला था वो जो आपने बोला मैं बोला वो क्या नहीं खाना चाहिए, वो क्या नहीं खाना चाहिए उसके अंदर। आप खाने वाला पूरा प्लीज एक बार वापस से हमारे दर्शकों। इसमें मैं यह चैते चना बैसाखे बेल जेठे सैन आषाढ़े खेल सावन हरे, अभी जो सावन गया ना इसमें हरित की जो होता है ना हरड़, सामान्य भाषा में जिसको बोलते हैं, हरड़ के साथ पता क्या लाइन लिखी है, एक और मैं बड़ा ब्यूटीफुल लाइन हरड़ के साथ है। उन्होंने लिखा है कि माता कदाचित कुप्यन्ते न उदरस तथा हरित के, उदर मतलब पेट, कि आपकी मदर भी, बाकी मदर को तो बहुत है ना ऐसा ममता की देवी माँ का तो वो रहता ही कि वो भी कभी कुपित हो सकती है कभी कभार, लेकिन पेट में गई हुई हरित की कभी भी कुपित नहीं होती। इंटरेस्ट है। आप सोच सकते हो हरित की कितनी बड़ी चीज है हरड़, माँ से भी, हाँ उससे माँ को तो भगवान से ऊपर मान लिया, बिल्कुल, लेकिन पेट के अंदर माता वो ऐसा भी उसने ओवरलेट कर दिया, और उस हरित की को 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपात से खाने का अभेद। ये जो ऋतु चल रही है ना अभी सावन वाली, भादौर, हाँ इसके अंदर हरित की को आपको सेंधव के साथ
आयुर्वेद का आपको उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके ये जो कॉन्सेप्ट दिया ना 12 महीने का, उसको उस भाव से समझने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग सर। आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त का एक अपनी है, तो हम बस एक छोटा सा रैपिड फायर, जो छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों के लिए काफ़ी काम की आ सकती हैं, कि जैसे स्वस्थ रहने के 5 उपाय जो आपने बता दिए एक तरह से, पांच उपाय को देखो, मैं फिर आपको आयुर्वेद की नज़र। हाँ, आयुर्वेद के नजरिए से आपको प्रकृति के अनुसार भोजन, आपको ऋतु के अनुसार भोजन, अच्छी नींद आपकी, और अच्छा आपका मानसिक स्वास्थ्य और परोपकार की भावना। रोग को कैसे पहचाने? रोग को पहचानने के कई सारे कारण हैं। मैं रोग को सबसे बड़ी एक चीज मानता हूँ, रोग एक बीमारी के रूप में उसको मत लीजिए, वो आपको एक लिए एक चैलेंज है। उस रोग का, हर रोग का एक कार्डिनल सिम्टम होता है, यानी कि मुख्य रूप से वही। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको, हालांकि आपका रैपिड फायर है, लेकिन जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड के अंदर हेडेक मिलेगा, लेकिन हेडेक नहीं पूरे सर में नहीं होता, फ्रंटल हेडेक होता है, और मेडिसिन से भी उसमें रिलीफ नहीं होता है, तो ये उसका कार्डिनल सिम्टम है। ऐसे हर बीमारी के अंदर उसके कार्डिनल सिम्टम आते हैं, तो रोग को उससे पहचाना जा सकता है। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो साल में 1-2 बार रेगुलरली आपको करा लेने चाहिए, आयुर्वेद में भी या बाहर? हाँ देखो, जो मेडिकल साइंस की अगर बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने एक रूटीन बॉडी प्रोफाइल करके बताया, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर वाइटल्स होते हैं। वाइटल्स क्या है? किडनी आपका वाइटल्स है, हार्ट आपका वाइटल्स है, लीवर आपका वाइटल्स में आता है, और ब्रेन आपके वाइटल्स में आता है। ये 4 चीज़ें अगर आपकी ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जितने सारे रूटीन आपके टेस्ट हैं, उनको आप करवाए। आयुर्वेद थोड़ा अलग बात करता है। क्या? आयुर्वेद क्या बात करता है कि रोगे सर्वापि मंदग्नौ, आपका पेट और आपकी पाचन शक्ति जब तक वीक नहीं होगी, तब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो सबसे पहले आपको किसको जांचना है या किसको ठीक करना है? आपके शरीर की अग्नि को। इंटरेस्टिंग। रूटीन लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए आयुर्वेद को? हाँ, रूटीन। बीच में टूटा है हमारा संपर्क, उसको वापस से कैसे? आयुर्वेद बहुत बड़ी डिमांड नहीं करता। आयुर्वेद सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। पता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आई कि हमने सेल्फ डिसिप्लिन को छोड़ दिया। आयुर्वेद क्या करता है? दिनचर्या होती है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्ण निरूपयन्। उसके बाद उसने बताया एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो आपको करना है। भोजन की मैंने बता दिया कि मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से भोजन किस तरीके से करना है। उसके बाद वो रात्रिचर्या की भी बात करता है, और रात्रिचर्या साइंटिफिकली प्रूवन है। आपके लीवर का जो रीजेनेसिस का जो प्रोसेस है, बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गन है जिसके अंदर रिजुविनेशन की या रीजेनेसिस की पावर है। लीवर का कोई छोटा सा भी टुकड़ा जिंदा है ना, वो वापस पूरा लीवर बन जाता है। वो जो रीजेनेसिस होता है, वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है। अब उस समय लीवर चाहता है कि आदमी सो जाए, है ना, और मुझे मेरा काम करने दो। इंस्टाग्राम चला, और आप इंस्टाग्राम या रील्स देख रहे हैं और वहाँ लीवर आपको रो रहा है अंदर बैठ करके। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको अपनाने का कुछ नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया, तो आप आयुर्वेद को बहुत आसानी से अपना सकते हैं। यूथ को कैसे अवेयर किया जाए, जो आपने बताया, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज दावे के साथ आप कहते हैं सिर्फ आयुर्वेद में और कहीं नहीं? मैं पहले यूथ वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ। देखिए, यूथ किसी भी कंट्री की, है ना, बहुत बड़ी पावर है, और हम लोग ब्लेस्ड हैं इस एरा के अंदर कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा यूथ है। जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करो, वो हमारी ताकत है, बिल्कुल। लेकिन जैसे कहते हैं ना, नॉलेज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है, और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज से ज़्यादा खतरनाक होता है डिस्ट्रक्टिव नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कुछ कंस्ट्रक्ट करे नहीं करे, डिस्ट्रक्टिव बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सेम एप्लीकेबल होता है यूथ के ऊपर। इस यूथ को हमें अवेयर करना है, और उसमें मैं ये नहीं कहता कि इसमें सरकार की केवल जिम्मेदारी सबकी है या केवल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की उतनी जिम्मेदारी है। सोशल हाँ, उनको सेल्फ डिसिप्लिन वो सिखाएं, उनके रहन सहन में, उनके आचरण में। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके पहनावे के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। आप देखिए, सिंथेटिक जितने सारे भी फैब्रिक हैं, वो स्किन के साथ मैच ही नहीं करते। हमारे जो कॉटन के जो फैब्रिक्स हैं, वो हमारी स्किन के लिए मोर सूटेबल है। उनको बताना टाइट वेयरिंग से बचना, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम जितने सारे भी हाँ ड्रिंक्स को लेकर के इतना सारा है। पानी को भी औसत के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। पता है, कुछ बीमारी में लिखा है पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ में पहले पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कितने सारे पैकेज लेते हैं ओबेसिटी के, लेते हैं, बिल्कुल। पानी से ठीक कर सकते हैं आप मोटापे को। भोजन करने से पहले गुनगुना पानी
लेने से आपके शरीर में ग्रेजुअली वेट लॉस होता है। भोजन करने के होता क्या है, भोजन किया, अभी आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आपने खुद किया होगा ना, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, भोजन के साथ नहीं, मेरे को नहीं पीता सर। नहीं आप नहीं पीते, लेकिन आपने लोग करते हैं, बिल्कुल। और आइसक्रीम, हाँ, और एक नया ट्रेंड है आजकल बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर है आइसक्रीम विद गुलाब जामुन। यस, ये जहर है। आप ठंडा पानी डाल के शरीर की जो अग्नि है ना, जिसको मैंने बोला था कि आयुर्वेद में कुछ करें चाहे नहीं करें, अग्नि की परीक्षा जरूर करें, क्योंकि सारे रोग उसी अग्नि की वजह से होते हैं। उसको आप मार रहे हो। आप कोई आग बुझानी होती है, क्या करते हो ना, पानी डालते। आपने खाना खाया और आपने 1 लीटर पानी पी लिया, आपने जो उसको पचाती थी, जो डाइजेशन के रूल को फॉलो करवाती, उसको आपने मार दिया। तो खाना खाने के बाद कितनी खाना खाने के बाद 48 मिनट, 1 मुहूर्त बोला है, 48 मिनट्स आपको वो पानी नहीं पीना है। पानी पी सकते हो, जैसे होता है ना 1 कप, छोटा कप कि कुल्ला किया और पानी। पहले कॉन्सेप्ट था, आपकी जनरेशन तो, मैं तो आपकी बड़ी जनरेशन में हूँ, तो जिस थाली में खाते थे ना उसमें पानी डाल लेते थे थोड़ा सा, और उसको हिला करके। 2 चीजें होती, पापा आज भी करते। हाँ, वो जनरेशन कर रही है, और वो जनरेशन सुखी है। हाँ, वो लोगों से अन्न का अपमान नहीं हुआ कि आपने उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेन्स किया, आपने उसका सम्मान किया, और सस्टेनेबिलिटी। हाँ, और उतना ही पानी आपने लिया। साथ में जो उसको धोने में जो आगे पानी खराब होना है वो भी आपने बचा लिया। ये क्या है? ये सेल्फ डिसिप्लिन, यही यूथ को सिखाना है। एक जो दूसरा सवाल आप लास्ट, दावे का। हाँ, ये इन चीज़ों में किसी भी आदमी को दावा सिर्फ और सिर्फ भ्रामक होता है, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिनके जो बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्थोपैथियों के लिए, उसका बहुत अच्छे आंसर आयुर्वेद के अंदर हैं। रूटीन की जितनी सारी बीमारियां हैं उनके अंदर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ थोड़ा समय लगता है, उसके कारण हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आयुर्वेद किसी भी चीज़ के लिए मैं उस चीज़ को ना सही मानता हूँ, ना किसी को करना चाहिए। दावा जरूरी कहीं पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। आप आए, आपने इतना, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था इस पूरी बातचीत में, लेकिन वक्त की अपनी एक सीमाएं हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग बातचीत आपके कुछ फ़ायदे की होगी, आपके रूटीन लाइफ से जुड़ी होगी, और आपको, मुझे ये उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बार मिलते हैं किसी और विशेष मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। सभी को नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.